माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजीज का नेक्स्ट लेक्चर है ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर मीडिया। उत्तक संवर्धन माध्यमों में उपयोग होने वाले वृद्धि नियामक। तो सबसे पहले परिचय या इंट्रोडक्शन की बात करें तो पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिनको शॉर्ट फॉर्म में पीजीआरस भी कहते हैं, ये पादप उत्तक संवर्धन में या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कुछ वाइटल एक्टिविटीज़ के अंदर या जैविक कार्यों के अंदर भाग लेते हैं। तो ये कौन कौन से जैविक कार्य हैं? जैसे स्टेम इलोंगेशन या तने की लंबाई। तो तने की लंबाई को बढ़ाना जो है वो हम लोग कर सकते हैं अगर हम किसी विशिष्ट पीजीआर या वृद्धि नियामक का उपयोग करें तो। ठीक है, तो किसी बौने पौधे को लंबे पौधे के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, या ग्रोथ रेट या वृद्धि दर जो है पौधों की उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है अनुवर्तन या ट्रोपिज्म। तो जो लाइट है या प्रकाश है, ठीक है, वो किस प्रकार से संवर्धित पौधे को या कल्चर्ड प्लांट को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है? इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पर ही निर्भर करता है। तो हम पीजीआरस के उपयोग से ट्रोपिज्म या अनुवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं कि प्रकाश की ओर जो पौधा है उसके किसी भाग की गति होगी या नहीं होगी या कितनी होगी। पहले शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र विकसित होगा या रूट सिस्टम मूल तंत्र विकसित होगा। तो इसको हम लोग इन वृद्धि नियामकों या ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आता है शीर्ष प्रभाविता या एपिकल डोमिनेंस। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो प्राकृतिक रूप से या नेचुरली भी पौधे के अलग अलग भागों के अंदर उनका निर्माण होता है। जैसे सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ पे होता है? अभी जो शूट एपेक्स होता है, ठीक है, यानी प्ररोह का बिल्कुल शिखाग्र होता है, वहाँ पर जो मेरिस्टेम या विभज्योतक उपस्थित होता है, वहाँ पे जो ऑक्सिन हार्मोन है उसका निर्माण होता है, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड बोल देते हैं अपने, जो नेचुरल ऑक्सिन है। तो अगर हम शीर्ष भाग को काट दें तो जो लंबाई में वृद्धि है पौधे की वो रुक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जब तक शीर्ष में या एपेक्स में जो मेरिस्टेम है उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर उपस्थित है तब तक पौधा जो है वो लंबाई में वृद्धि करता रहेगा। इसका मतलब जो एपेक्स पार्ट है या एपिकल पार्ट है या शीर्ष भाग है वो प्रभावी रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। लेकिन अगर उसको अपने काट दें तो पौधा जो है वो झाड़ी में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब उसकी शाखाएं जो है वो ज़्यादा वृद्धि करने लग जाती हैं। तो एपिकल डोमिनेंस जो है ये भी पीजीआरस यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब जो पादप वृद्धि नियामक है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनको नॉर्मली हम लोग 5 ग्रुप्स के अंदर या 5 समूहों के अंदर वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो इसके 5 वर्ग हैं या क्लासेस हैं। इनको फिर इन 5 क्लासेस को या वर्गों को 2 ग्रुप्स में फिर डिवाइड किया जाता है। एक तो है वृद्धि प्रोत्साहक या ग्रोथ प्रोमोटर्स। ये क्या करते हैं? अभी वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देंगे, कोशिकाओं के लंबेपन होने को बढ़ा देंगे, इलोंगेशन को बढ़ा देंगे, है ना, नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या को बढ़ा देंगे। तो ये इनका कार्य होता है वृद्धि प्रोत्साहकों या ग्रोथ प्रोमोटर्स का। तो इसमें 3 वर्ग या क्लासेस आती हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, जिसमें ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं और जिबरेलिन्स हैं। दूसरा है वृद्धि अवमंदक या ग्रोथ इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं? अभी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। जैसे हमने जैसे ही पादप को या प्लांट को इसकी सप्लाई दी तो ये कोशिका विभाजन की दर को कम कर देंगे, सेल के लंबे होने को कम कर देंगे, लॉन्गेशन को रोक देंगे, है ना। तो इस तरह से ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो इसमें 2 वर्ग या क्लासेस आती हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। एक तो है एब्सिसिक एसिड या अम्ल और दूसरा है एथिलीन। तो ये 5 वर्ग हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन है, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात या रेशियो होता है कि हमने कितना अनुपात माध्यम के अंदर या मीडियम के अंदर उपयोग किया है, ये अनुपात पादप उत्तक संवर्धन में या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अंग निर्माण के प्रकार व मात्रा को निर्धारित करता है। मतलब जो ऑर्गन फॉर्मेशन है उसके टाइप को और अमाउंट को डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में, कितनी अमाउंट में वो ऑर्गन बनेगा। ठीक है, तो शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र बनेगा या फिर रूट सिस्टम मूल तंत्र बनेगा। इसका जो निर्धारण है वो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन के अनुपात के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं या बहुत अधिक महंगे होते हैं। मार्केट के अंदर अगर आप पीजीआर लेने जाओ तो आपको एक छोटी सी शीशी या बॉटल जो है वो बहुत ही महंगे मूल्य पर प्राप्त होगी, ठीक है। परंतु माध्यम खर्च के ऊपर या मीडियम का जो कॉस्ट है उसके ऊपर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है, इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीजीआर जो है वो बहुत ही कम सांद्रता के अंदर, माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। तो ये भी एक इसका फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पादप वृद्धि नियामक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर जो हैं इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो मेन पीजीआर हम लोग यूज़ करते हैं पादप उत्तक संवर्धन के अंदर, सबसे पहला है ऑक्सिन्स। तो संवर्धन में या कल्चर के अंदर जो यूज़ होने वाले सामान्य ऑक्सिन्स हैं या नॉर्मल ऑक्सिन्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है IAA, इसकी फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। एकमात्र प्राकृतिक ऑक्सिन है या ओनली नेचुरल ऑक्सिन है, मतलब पौधे जो हैं वो प्राकृतिक या नेचुरली अपने शरीर में या अपनी प्लांट बॉडी के अंदर इसका निर्माण करते हैं। तो पौधों में पाया जाने वाला जो ऑक्सिन है वो इंडोल एसिटिक एसिड ही होता है। इसके बाद के जितने भी हम लोग ऑक्सिन्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे या उदाहरण पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कृत्रिम होंगे या संश्लिष्ट होंगे, यानी उनका सिंथेसिस किया जाएगा लैब के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर। तो बात कर लेते हैं अपने IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये भी संश्लिष्ट ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, इसको लैब में बनाया जाता है। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये भी संश्लिष्ट ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये लैब में बनाया जाता है। NAA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये भी संश्लिष्ट ऑक्सिन है, लैब में बनाया जाता है इसको। इसके अलावा संवर्धन माध्यम में यूज होने वाले कुछ अदर संश्लिष्ट ऑक्सिन या सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। इन पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी। इससे पहले वाले जो हमने किए हैं ये चार, ये मोस्ट कॉमन है, यानी सबसे ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ अन्य सिंथेटिक ऑक्सिन्स या संश्लिष्ट ऑक्सिन भी उपयोग किए जाते हैं संवर्धन माध्यम में या कल्चर मीडियम के अंदर, तो उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे PCPA, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, पैराक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-T, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसके अलावा डिकाम्बा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो डाइक्लोरोमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। और पिक्लोरम जो है ये भी काफ़ी फेमस है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो एमिनो ट्राइक्लोरोपिकोलिनिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑक्सिन की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है या कार्यकीय सक्रियता है उसमें डिफरेंस पाया जाता है या उसमें भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ये उत्तकों के माध्यम से स्थानांतरित होते हैं। इनका मतलब क्या है कि इनका जो ट्रांसफर है या स्थानांतरण है वो टिश्यूज के माध्यम से होता है, ठीक है। और इनका जो उपापचयन है या मेटाबॉलिज्म है वो भी उत्तकों के माध्यम से ही होता है, ठीक है। संश्लिष्ट ऑक्सिन या हम कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक ऑक्सिन है उनकी सक्रियता या एक्टिविटी प्राकृतिक ऑक्सिन यानी नेचुरल ऑक्सिन जो है जिसको इंडोल एसिटिक एसिड या IAA बोलते हैं उसकी सक्रियता से या एक्टिविटी से कई गुना अधिक होती है ना। तो मैनी टाइम्स मोर होती है संश्लिष्ट ऑक्सिन की जो सक्रियता या एक्टिविटी है। इसलिए हम लोग सिंथेटिक ऑक्सिन्स को यूज करते हैं किसमें? कल्चर मीडियम बनाने में या संवर्धन माध्यम के निर्माण में। तो कुछ कंपैरिजन या तुलना हम लोग कर लेते हैं। एक तरफ संश्लिष्ट ऑक्सिन या सिंथेटिक ऑक्सिन्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ ये देखा गया है कि कितने गुना अधिक सक्रियता जो है इंडोल एसिटिक एसिड की तुलना में ये प्रदर्शित करते हैं, या टाइम्स हायर एक्टिविटी देन इंडोल एसिटिक एसिड। तो 2,4-D जो है ये 8 से 12 गुना ज़्यादा सक्रियता प्रदर्शित करता है इंडोल एसिटिक एसिड की तुलना में। 2,4,5-T ये 4 गुना अधिक सक्रियता प्रदर्शित करता है या एक्टिविटी शो करता है इंडोल एसिटिक एसिड की तुलना में। और NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये 2 गुना अधिक सक्रियता या एक्टिविटी प्रदर्शित करता है इंडोल एसिटिक एसिड की तुलना में। उसके बाद उत्तक संवर्धन में ऑक्सिन का उपयोग। तो ऑक्सिन जो है वो टिश्यू कल्चर के अंदर क्या इसका यूज है या उपयोग है? तो सबसे पहले आता है कैलस उत्पादन व कोशिका वृद्धि को प्रेरित करना, ठीक है। कैलस का जो निर्माण है, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा। इसके अलावा कोशिका वृद्धि या सेल की जो ग्रोथ होती है, उसका जो साइज बढ़ता है या आकार बढ़ता है कोशिका या सेल का, वो ऑक्सिन के द्वारा प्रेरित या इंड्यूस किया जाता है। इसके अलावा प्ररोह व मूल निर्माण को प्रारंभ करना,
ठीक है, जो शूट फॉर्मेशन होता है कल्चर या संवर्धन के अंदर, पौधे का प्ररोह यानी उसके अंदर लीव्स और उसकी ब्रांचेस या शाखाएं वगैरह हैं, उसका मुख्य तना है, वो आ जाते हैं। तो ये प्ररोह या शूट का पार्ट होता है। तो इसको इनिशिएट करना या प्रारंभ करना। और दूसरा मूल निर्माण यानी रूट सिस्टम जो है उसका फॉर्मेशन जो है उसको इनिशिएट करना या प्रारंभ करना ऑक्सिन का कार्य होता है। इसके अलावा कायिक भ्रूणजनन को प्रेरित करना, जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है उसको इंड्यूस करने का कार्य ऑक्सिन का होता है। कायिक भ्रूणजनन क्या होता है अभी? पौधे की किसी कायिक कोशिका से या सोमैटिक सेल से अगर भ्रूण बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये प्रक्रिया कायिक भ्रूणजनन कहलाती है और इसको ऑक्सिन के उपयोग से हम लोग इंड्यूस या प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा प्ररोह शिखागर से वृद्धि को प्रेरित करना, यानी जो शूट एपेक्स होता है उससे ग्रोथ को इंड्यूस करना या वृद्धि को प्रेरित करना, यानी कि कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन को प्रेरित किया जाता है। सेल डिवीजन होने से जो प्ररोह शिखागर है या शूट एपेक्स है वो वृद्धि करता रहता है लगातार, जिससे पौधा लंबाई में या लेंथ के अंदर लगातार बढ़ता जाता है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड व 2,4-D, ये दो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको स्टेबल ऑक्सिन्स या स्थायी ऑक्सिन माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर या ताप पर कई महीनों तक या मैनी मंथ्स तक इनको स्टोर या संग्रहित करके रखा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडोलेसिटिक एसिड जो है इसको अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसको हम अधिकतम जो है वो 1 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है या 1 वीक तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए इंडोलेस्टिक एसिड को एम्बर बॉटल हमें लेनी पड़ेगी। तो एम्बर कलर की बॉटल जो है वो ली जाती है और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 1 सप्ताह तक संग्रहित या स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इंडोलेस्टिक एसिड का यूज़ जो है वो हम लोग ज़्यादातर संवर्धन माध्यम के अंदर नहीं करते हैं, कभी कभी किया जाता है। ज़्यादातर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्थायी ऑक्सिन्स होते हैं। इंडोलास्टिक एसिड व 2,4-D, इन दोनों की अगर अपने बात करें तो इनको 95% जो एथेनॉल या अल्कोहल होता है उसकी बहुत ही छोटी मात्रा या स्मॉल अमाउंट के अंदर डिजोल्व किया जा सकता है या घोला जा सकता है, विलय किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने बात करें तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोलास्टिक एसिड व 2,4-D, इन तीनों को 1N-NaOH की छोटी मात्रा यानी स्मॉल अमाउंट के अंदर इसको डिजोल्व या विलय किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरा है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो संवर्धन माध्यम यानी कि कल्चर मीडियम के अंदर हम लोग जो साइटोकाइनिन्स यूज़ करते हैं उसमें से जो सामान्य साइटोकाइनिन है इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे बाप, जिसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है 6 बेंजिल एमिनोप्यूरिन। 2IP, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो 6 डाइमेथाइल एमिनोप्यूरिन इसको बोलते हैं। इसके अलावा काइनेटिन और जियाटिन। ठीक है, तो इन 4 साइटोकाइनेंस का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है संवर्धन माध्यम के निर्माण में। इन चारों में से जो जियाटिन और 2IP हैं, ठीक है, जियाटिन और 2IP, ये दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल साइटोकाइनेंस हैं या प्राकृतिक साइटोकाइनेंस हैं। तो प्राकृतिक रूप से ये पौधों के अंदर या पादप शरीर के अंदर इनका निर्माण होता है। ठीक है, इन दोनों की अगर अपनी तुलना करें तो जो जियाटिन होता है वो सबसे अधिक प्रभावशील होता है या मोर इफेक्टिव होता है, इसलिए जियाटिन का उपयोग जो है वो सबसे ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। अब उत्तक संवर्धन में जो साइटोकाइनिन है उसके क्या इंपॉर्टेंस है या महत्व है, क्या उपयोग है उसका? तो सबसे पहले ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करता है या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन की दर को ये बढ़ा देता है, जिससे कोशिकाएं लगातार जल्दी जल्दी विभाजित करती हैं और जिससे होता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स या कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और इस तरह से ग्रोथ होती है या वृद्धि होती है। इसके अलावा प्ररोह निर्माण को प्रेरित करना, ठीक है, जो शूट फॉर्मेशन है उसको इंड्यूस करने का काम भी इसका साइटोकाइनिन का है। इसके अलावा कक्षस्थ प्ररोह प्रवर्धन को प्रेरित करना, जो एक्सिलरी शूट प्रोपेगेशन है उसको भी इंड्यूस किया जाता है साइटोकाइनिन के उपयोग से। मूल निर्माण को रोकना, अगर रूट फॉर्मेशन को इनहिबिट करना चाहते हैं तो साइटोकाइनिन जो है इसका यूज किया जाता है। संवर्धन माध्यम में या कल्चर मीडियम के अंदर जो साइटोकाइनिन है वो एक स्थायी यौगिक होता है, यानी कि एक स्टेबल कंपाउंड होता है। साइटोकाइनिन को अगर हम स्टोर करना चाहते हैं या संग्रहित करना चाहते हैं तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर
शुष्क अवस्था में या ड्राई कंडीशंस के अंदर इसको स्टोर किया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। साइटोकाइनिन जो है इसको डिसॉल्व करना कठिन होता है, हार्ड होता है। इसको हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी विलायक के अंदर घोल नहीं सकते हैं। अगर हम 1N HCl या 1N NaOH की कुछ बूंदें डाल दें, ठीक है, किसके अंदर, विलायक के अंदर या इसके अंदर साइटोकाइनिन के अंदर, तो इसका वियोजन शुरू हो जाता है, इसका डिसोसिएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर हम साइटोकाइनिन को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, DMSO का यूज़ करेंगे। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसका उपयोग भी आपसे पूछा जा सकता है कि DMSO किस लिए यूज़ किया जाता है। तो DMSO का उपयोग साइटोकाइनिन को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो DMSO की फुल फॉर्म क्या है अभी, डाई मेथाइल सल्फोक्साइड। तो DMSO की छोटी मात्रा में हम लोग साइटोकाइनिन को संग्रहित कर सकते हैं बिना पादप उत्तक को क्षति पहुंचाए। इससे जो प्लांट टिश्यू है उसको भी डैमेज नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भी। अब DMSO के लाभ क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि DMSO का एक अतिरिक्त लाभ या एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि क्योंकि जो DMSO है ये एक निर्जमी कारक है, एक स्टेरिलाइजिंग एजेंट है, इसलिए जो स्टॉक विलेन होते हैं, ठीक है, उनको निर्जमीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर स्टॉक विलेन के अंदर हमने DMSO मिला दिया है तो स्टॉक विलेन का अपने आप ही निर्जमीकरण या स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो फिर इनको हम लोग सीधे ही निर्जमित संवर्धन माध्यम में यानी स्टेरिलाइज्ड जो कल्चर मीडियम है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये DMSO का एक बेनिफिट होता है जो कि साइटोकाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिन्स की बात कर लें अगर हम, तीसरा है जिब्रेलिन्स। तो इसमें जिब्रेलिन्स 20 से भी अधिक प्रकार के होते हैं, तो 20 से भी मोर टाइप के जो यौगिक हैं वो होते हैं जिब्रेलिन्स के अंदर। इनमें से GA3 जो है वो बहुत अधिक उपयोग किया जाने वाला जिब्रेलिन्स है, वो सबसे ज़्यादा GA3 का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, पौधों में सबसे ज़्यादा GA3 जो है वही देखने को मिलता है। अब GA3 जो है इसका संवर्धन में जो उपयोग या यूज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए भी। तो ये कैलस की वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कैलस की जो ग्रोथ है वो लगातार होती जाएगी। ठीक है, कैलस का आगे विभेदन या डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जिससे आगे डेवलपमेंट या विकास जो है वो नहीं चलेगा। तो कैलस लगातार माइटोटिक डिविजन या समसूत्री विभाजन करता रहता है और अपनी ग्रोथ या वृद्धि करता रहता है। अगर अपने जिब्रेलिन्स का उस पर छिड़काव करते हैं तो या माध्यम के अंदर जिब्रेलिन्स का यूज़ करते हैं तो। इसके अलावा बौने पौधे जो होते हैं या जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनकी लेंथ या लंबाई को बढ़ाने का कार्य भी जिब्रेलिन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भी इसके उपयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड इसको बोल देते हैं, या ABA भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ABA इसका दूसरा नाम है, कैपिटल में लिखा जाता है। उत्तक संवर्धन में ABA का क्या उपयोग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पादप जाति के आधार पर कैलस वृद्धि को रोकना या प्रेरित करना। अब प्लांट स्पीसीज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो एब्सिसिक एसिड है ये कैलस वृद्धि को रोकेगा या फिर प्रेरित करेगा। तो अलग अलग पादप जातियों के अंदर अलग अलग प्रभाव जो है वो एब्सिसिक एसिड के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यह प्ररोह प्रवर्धन को बढ़ा देता है, यानी कि जो शूट का प्रोपेगेशन है या प्रोलिफेरेशन है उसको इंक्रीज करने का काम भी एब्सिसिक एसिड का होता है। इसके अलावा यह भ्रूण विकास की बाद की अवस्थाओं को रोक देता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उसकी जो लेट स्टेजेस आती हैं, ठीक है, या एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो लेटर स्टेजेस होती हैं उनको ये इनिबिट करने का काम करता है या रोकने का काम करता है। तो ये एब्सिसिक एसिड के कार्य हैं अभी। अब अंगजनन का हार्मोन प्रेरण या हार्मोनल इंडक्शन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। अंग निर्माण को हम लोग हार्मोन्स के द्वारा किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के उपयोग से किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक तरफ उत्प्रेरण या इंडक्शन है और दूसरी तरफ है ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात, A/C या A/C। तो A का मतलब पहले ऑक्सिन है और C का मतलब बाद में साइटोकाइनिन है। अगर अपने 10:1 लेते हैं, यानी कि 10 भाग ऑक्सिन के और 1 भाग साइटोकाइनिन का लेते हैं, तो जो कैलस होगा उसमें मूल निर्माण या रूट फॉर्मेशन जो है वो उत्प्रेरित हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा। अगर हम ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात 1:1 रख लें, इसका मतलब ऑक्सिन व साइटोकाइनिन दोनों ही इक्वल अमाउंट के अंदर या बराबर मात्रा में ले लें, तो कैलस लगातार वृद्धि करता जाएगा, है ना। कैलस जो है वो लगातार वृद्धि करता जाएगा, उसमें ना तो रूट का फॉर्मेशन होगा और ना ही शूट का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, तो कैलस वृद्धि को प्रेरित अगर अपने करना चाहते हैं तो ऑक्सिन व साइटोकाइनिन की समान मात्रा यानी 1:1 का जो रेशियो है वो लिया जाता है। तीसरा है, अगर आप ऑक्सिन व साइटोकाइनिन का अनुपात जो है वो क्रमशः 1:10 रख लें, इसका मतलब ऑक्सिन का 1 भाग और साइटोकाइनिन के 10 भाग हम लोग यूज करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्ररोह निर्माण है यानी कि शूट फॉर्मेशन है वो इंड्यूस हो जाएगा या प्रेरित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग हार्मोनल इंडक्शन कर सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग जनन का। तो ये था भी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।